Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Nurul Ilma Hassan and I'll be teaching you 9th biology chapter number 3 biodiversity. आज के हमारे टॉपिक्स जो हैं वो होंगे कि बायोडाइवर्सिटी को इंट्रोड्यूस करूंगी मैं आपके सामने, डिफाइन करेंगे, इससे रिलेटेड टर्म्स को स्टडी करेंगे, फिर हम स्टडी करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी चूंकि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है तो क्लासिफिकेशन किन उसूलों के तहत की जाती है और इसके मकासद क्या होते हैं, एम्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आज का लेसन समाप्त करें। बायोडाइवर्सिटी का वर्ड ही अगर आप देखिए तो बायोडाइवर्सिटी का वर्ड निकला है बायो एंड डाइवर्सिटी से। बायो की मीनिंग आप जानते हैं लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन, वेराइटी। बहुत सारी आप जब मार्केट में जाते हैं तो आपके पास बहुत सारी वेराइटीज ऑफ थिंग्स मिलती हैं, आप उनको वेरिएशंस कहते हैं। आप कहते हैं कि हमें बहुत सारी वैरायटी मिल रही है मार्केट में, ये बेसिकली क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्जन होती है, बहुत मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ें मिलना डाइवर्सिटी कहलाती है। And hence biodiversity is defined as the degree of variation within or among these species exist on different regions of the earth. बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी बेसिकली मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज का, मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज का मुख्तलिफ रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में, मुख्तलिफ रीजन्स ऑफ अर्थ में, मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में वैरायटी के साथ पाया जाना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। इस बायोडाइवर्सिटी के तहत हमें मालूम है कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, और क्लासिफिकेशन के मकासद क्या होते हैं हमारे पास। देखिए हमारे पास घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे घर में बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन हर कमरे में बेड नहीं रखा हुआ, ठीक है, हर कमरे में सोफ़ा नहीं रखा हुआ, हर चीज़ की अपनी अपनी एक जगह है, ठीक है। मसाले हमारे ड्राइंग रूम में नहीं रखे हुए, सोफ़ा हमारे बेडरूम में नहीं रखा हुआ। द रीज़न इज़ कि हर चीज़ की अपनी एक जगह होती है, और उस जगह पे उसको रखने से हमें उसको तलाश करने में, उसको स्टडी करने में, उसको उसके हवाले से काम करने में आसानी होती है। यही मकसद क्लासिफिकेशन का भी है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी में जो हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, इस क्लासिफिकेशन की साइंस को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। और जैसा कि आप जानते होंगे कि कार्लस लिनियस इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी सिंस ही इंट्रोड्यूस्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन 1853। सही, तो टेक्सोनॉमी का वर्ड भी आपको याद होगा, चैप्टर नंबर 1 में आप सबने पढ़ा है। टेक्सो का वर्ड आया है टेक्सस से, जिसके मीनिंग क्या थे याद होगा यकीनन आपको। सही, टेक्सस के मीनिंग थे ग्रुपिंग, ठीक है, क्लासिफिकेशन, और नॉमी के मीनिंग थे नेमिंग, ठीक है। तो टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन यहाँ पे एक मुख्तसर से लिखी हुई है, तो साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, जबकि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था और वही डेफिनेशन आपको हर जगह लिखनी है। अगर आपको टेक्सोनॉमी के बारे में पूछा जाए कि डिफाइन कीजिए, और वो डेफिनेशन क्या थी कि द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नेमिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। एम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि क्या है, बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर देते हैं ताकि उनकी स्टडी को आसान बनाया जा सके, उनकी स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाए, हम उनको आसानी से पढ़ सकें, ठीक है। ये रीज़न होता है एक बहुत अहम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। दूसरा रीज़न के मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे हम अलग अलग ग्रुप में कर दें, और फिर जब ग्रुपिंग हो जाती है ऑर्गेनिज्म की तो हमें मालूम होता है कि इन सब की तासीर, इन सब के काम, इन सब के फला 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 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, ठीक है। और फिर हम उनसे, उनकी मदद से हम उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है, ठीक। नंबर 3, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। देखो इस सारी स्टडी का मकसद जो होता है ना, वो होता है कि हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के दरमियान मालूम कर सकें कि कौन से ऑर्गेनिजम्स आपस में रिलेटेड हैं, और उसी बेसिस पे जब हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म का मालूम हो जाता है तो हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में आसानी होती है। और मेडिकल साइंस बहुत हद तक इस पे बेस करती है, क्योंकि जब आप एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं तो आपको ये मालूम होता है कि फला ऑर्गेनिज्म
कि अगर ह्यूमन से फला इतना रिलेशनशिप है तो हम उस पर फला दवा का इस्तेमाल करके अपने टेस्ट थेरेपीज कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट के तौर भी कर सकते हैं, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ कामों में मुख्तलिफ रिसर्चेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा भी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने में बहुत सारी बहुत इम्पोर्टेंस है। फिलहाल आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ये 3 एम्स याद रखें। प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, आखिर प्रिंसिपल्स किन बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, तो वो कौन सी सिमिलैरिटीज होती हैं जिनकी बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को अलग अलग रखते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं। आखिर क्या वजह है कि ह्यूमन और प्लांट्स एक ग्रुप में नहीं है, ठीक। तो इसको समझने के लिए हमें प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन के उसूल समझना होंगे। क्लासिफिकेशन का पहला उसूल है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में एक डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, बल्कि बुक की पहली डेफिनेशन ही वो थी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के लिहाज से, कि एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिखता है, ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है मॉर्फोलॉजी। जबकि इस बेसिस पे, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, आपको दो किस्म के स्ट्रक्चर्स बॉडी में नजर आते हैं। एक कहलाते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, एक कहलाते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर्स। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स बेसिकली हम ये स्ट्रक्चर्स दो ऑर्गेनिज्म का कंपैरिजन करते हुए देखेंगे, ठीक। जैसे कि आप अगर बात करें ह्यूमंस की, ठीक, तो ह्यूमंस की जो 4 आर्म की हड्डियां हैं, ठीक है, आप अपर लिम्ब अगर देख रहे हैं, यानी आप अपना बाजू अगर देखें, तो इसमें जो हमारे हमारा जो अपर पार्ट है, जो कंधे के फौरन बाद वाली हड्डियां हैं, पहली हड्डी का नाम होता है ह्यूमरस, ठीक है। मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। Here comes your elbow। यहाँ पे 2 हड्डियां होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे 8 हड्डियां होती हैं। ये जो नीचे वाला रीजन है ना, इसमें आई होप ये 8 समझ आ रही होंगी आपको, राइट। और उसके बाद ठीक, और फिर यहाँ पे ये ब्रेक डाउन करके ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे 14 छोटे छोटे फैलेंजेस होते हैं, ठीक है, जो आपकी उंगलियों की हड्डियां हैं, राइट। जबकि ये एक रीजन हो गया। राइट, एक मिनट, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। Here we go। ये एरिया जो है आपका यहाँ से यहाँ तक का, ये ह्यूमरस कहलाता है, ठीक है। ये एक हड्डी है, ये 2 हड्डियां अलग अलग, ठीक है। फिर ये 8 हड्डियां, ठीक है, 8 बोन्स हैं। फिर ये टोटल 5 बोन्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 14 फैलेंजेस, राइट। ये 14, ये 8, ये 2, और ये पूरी एक हड्डी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ह्यूमरस। ये है ह्यूमरस के बाद फिर आपके पास और, बल्कि आप वेट अ व्हाइल, ओके ओके okay, so we were talking about the bones of forearm in human। सबसे पहले ह्यूमरस,
ह्यूमरस के बाद फिर एक तरफ होती है रेडियस, जो आपके थंब की तरफ जाती है, ये अल्ना, ठीक है। उसके बाद कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, एंड दीज आर 14 phalanges। ये अगर ह्यूमन की एक फोर आर्म की कहानी है, तो यही सेम सिमिलर स्टडी आपको मिलेगी कहाँ पे? आपको सिमिलर स्टडी मिलेगी इन डिफरेंट अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि जब आप बात करते हैं कैट के बारे में, तो कैट में भी आपको यही सारी बोन्स दोबारा दिखाई देंगी। वेल की बात करेंगे तब भी आपको ऐसी ही दिखाई देंगी। जब बैट की बात करेंगे तो तब भी यही दिखाई देंगी। ये सारी चीज़ें कहलाती हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर होना। होमोलोगस स्ट्रक्चर को लेकिन अगर आप डिफाइन करने जाएंगे, अगर आप उनको देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप देखें कि ह्यूमन के फोर आर्म के काम कुछ और हैं, फंक्शन कुछ और हैं। कैट जो है उनको अपने जो है फीड के तौर पे यूज करती है, ठीक है। वेल की बात करें तो वहां पे वो फ्लैप है। बैट की बात करें तो वहां पे यही हड्डियां जो है वो विंग का काम करती हैं, विंग की जगह पे होती हैं, ठीक है। तो वहां पे सबके फंक्शंस अलग अलग हैं। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्ट्रक्चर में तो सिमिलर हों, ठीक है, लेकिन सबके फंक्शंस डिफरेंट हो, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसके साथ साथ कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर। एनालोगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी शक्ल तो सेम होती है, ठीक है, लेकिन उनकी फंक्शंस जो है जिनकी शक्ल तो शक्ल स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन फंक्शन सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि फंक्शंस जो है वो डिफरेंट थे, जबकि स्ट्रक्चर सिमिलर था। होमोलोगस स्ट्रक्चर था, सेम स्ट्रक्चर था, ठीक है, होमो। जबकि एनालोगस स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन फंक्शन सेम ना हो। जैसे कि अगर आप बात कर लें विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और विंग्स ऑफ हैन या विंग्स ऑफ बैट की, ठीक है, आप देखते हैं कि वहां पे आपने अभी अभी स्टडी किया कि बैट के विंग्स में बोन्स मौजूद हैं, ठीक है, डिफरेंट बोन्स मौजूद हैं। जबकि जब आप विंग्स ऑफ बटरफ्लाई को या विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई को स्टडी करें तो वहां पे आपको कोई और चीज नजर नहीं, कोई बोन्स नजर नहीं आएंगी, बल्कि एक स्लाइट मेम्ब्रेनस सी मेम्ब्रेनस से विंग्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है, लेकिन दोनों के फंक्शन अगर आप देखो तो दोनों के फंक्शन सेम है। एंड व्हाट इज द फंक्शन? इट्स टू फ्लाई, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है उसके लिहाज से तो सिमिलर हैं ये दोनों चीजें, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट है। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं? होमोलोगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर हो बट डिफरेंट फंक्शन हो उनका। और एनालोगस स्ट्रक्चर वो होते हैं जिनका फंक्शन तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। फिर हम स्टडी करते हैं कि जो है अगर किसी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी सिमिलर आ गई है तो फिर हम उनको होमोलोगस स्ट्रक्चर्स फॉर एग्जांपल किसी के आ गए तो हमने उनको एक ग्रुप में क्लासिफाई किया। देन हम उनको मजीद क्लासिफाई करने के लिए उनकी साइटोलॉजी को स्टडी करते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी क्या होती है? साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, देखिए यहाँ पे सारी जो डेफिनेशन आप चैप्टर 1 में पढ़ के आए थे वो सब रिपीट हो रही हैं। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। सेल के अंदर क्या होता है बेटा? सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सेल के अंदर और सेलुलर ऑर्गेनील्स होते हैं। इन ऑर्गेनील्स की मौजूदगी या गैर मौजूदगी, इनके कम या ज़्यादा होना, इनका फंक्शन फॉर न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम्स की तादाद, ठीक है, जो कि एक आइडेंटिटी होती है। जैसे ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, दैट इज मस्ट, ठीक है। अगर किसी और ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल आप बात कर लें फ्रॉग की, उसके अंदर 26 हैं। आप बात कर लें चिंपैंजी की तो उसके अंदर 48 क्रोमोसोम्स हैं। अगर आप बात करते हैं पटेटो की, ठीक है, तो वहां पर भी 48 क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन जो तो हम इसको किस तरह से स्टडी करते हैं? हम साइटोलॉजी की स्टडी करते हैं कि सेल की जो हालत है वो कैसी है, और फिर हम उस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद हम आते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। बेसिकली जेनेटिक्स इज द लास्ट टूल, इज द फाइनल टूल, ठीक है, तो हम इसलिए इसको मैं उसको लास्ट में बताऊंगी। बायोकेमिस्ट्री पे आते हैं। बायोकेमिस्ट्री क्या है? देखिए, अब बायोकेमिस्ट्री में क्या आ जाएगी? बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल्स, केमिस्ट्री ऑफ सेल, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब आप बात कर लीजिए कि जो है हमने अभी अभी कहा कि जो है 48 क्रोमोसोम्स जो हैं वो पोटैटो में भी मौजूद हैं, ठीक है। 48 क्रोमोसोम्स जो हैं वो चिंपैंजी में भी मौजूद हैं, लेकिन हम वहाँ पे डिफर जो चीज़ें कर रही हैं वहाँ पे जेनेटिक्स कर रहेगी,
ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में केमिकल्स की जो स्टडी हम करेंगे कि जो मुख्तलिफ फंक्शंस विद इन द सेल हो रहे हैं, मुख्तलिफ केमिकल फंक्शन जो हैं वो हर ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। ठीक है, उस बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा केमिकल फंक्शन हो रहा है, कौन से केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद हैं, और हम जो है फिर इसको इसकी बेसिस पे बायोकेमिकल स्टडी करते हैं। फिर फाइनल टूल, जब अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द फाइनल टूल फॉर प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो आप बताएंगे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स जो है बेसिकली जेनेटिक्स जो है वो सेलुलर स्टडी, डीपर सेलुलर स्टडी है जेनेटिक लेवल पे। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होती हैं, जीन्स के अंदर डीएनए होता है, तो डीएनए लेवल तक की स्टडी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म करती है। ठीक है, ये डेवलपमेंटल पैटर्न का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से डेवलप होगा, इसके अंदर सारा डेटा मौजूद है, ये कोड्स होते हैं। जेनेटिक्स इज द आर द कोड्स फॉर डेवलपमेंटल पैटर्न। ठीक है, तो ये भी, इसको स्टडी कर लिया आपने तो आप फाइनली क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को कि कौन सा इस ऑर्गेनिज्म का किन ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक है। ठीक है, और इसी बेसिस पे आपको मालूम होगा कि हम कहते हैं कि ह्यूमंस आर द मोस्ट रिलेटेड टू monkeys and chimpanzees and the whole group of monkeys। ठीक है, तो ये चीज हमारी हो गई इसके बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। और इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को conclude करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस इन लिसनिंग। आई होप you all have understood all the things by far, and if you have any queries you may ask and forward me through your group coordinator. Thank you so much. Allah Hafiz.